देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने अब तक क्या पढ़ लिया था। लास्ट टॉपिक अपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था। ठीक है भाई, ओके। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन, सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है वोट copper sulfate solution, what copper sulfate solution is shaked with और आप एक स्टीयर, ठीक है, स्टीयर विद जिंक रोड। लैंग्वेज आप बना लेना। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, क्या हम उसे जिंक रोड से हिला सकते हैं, क्या शेक कर सकते हैं क्या? ठीक है, क्या उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम जिंक की रोड से हिला सकते हैं या शेक कर सकते हैं क्या? तो आप मुझे आंसर दोगे यस और नो। अगर यस देन एक्सप्लेन इट, इफ़ नो देन ऑल्सो एक्सप्लेन इट। आपको मैंने कहीं का नहीं छोड़ा। हाँ, अरे मतलब ऐसे, मतलब ये है कि अगर आप इसको हाँ में आंसर देते हो तो भी आपको प्रूफ करना है, और आप अगर आप इसको ना में आंसर देते हो तो भी आपको ये प्रूफ करना है, इसलिए। ठीक है, तो देखते हैं, बोलो आंसर हाँ आ रहा है या ना आ रहा है। जिनका भी आंसर ना आ रहा है, नो आ रहा है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस बार तो बिल्कुल करेक्ट है। देखो भाई, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब हम किसी सॉल्यूशन को जिंक की रोड से हिलाएं तो हमारी रोड का उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। यही तो चाहते हैं अपन, कि जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक की रोड से हिलाएंगे तो हमारी जो जिंक की रोड है उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बस फिर अपने चाहे आप आराम से उसको हिला सकते हो। यही तो चाहते हो। तो देखो, अगर देखो, इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और इसमें आपने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। अगर इनके बीच में रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा आगे, कॉपर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कॉपर फॉर्म हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया, अगर ये रिएक्शन हो जाती है तो देखो क्या होता है। देखो भाई, जिंक था, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है क्या? जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ से कॉपर +2 में था, किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो सीधा सीधा ही यहाँ से अपन सीधा ही कह सकते हैं कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। वो आपको पता है, अगर ऑक्सीडाइज होगा तो उसका डिके चालू हो जाएगा, वहाँ से वो टूटने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको नहीं ला सकते। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये रिएक्शन हो जाए, मतलब नहीं हो, अगर ये रिएक्शन नहीं हो तो आप आराम से उसको हिला सकते हो। अगर ये रिएक्शन हो गई, तो आप उस सॉल्यूशन को जिंक की रोड से नहीं हिला पाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इस रिएक्शन के लिए E नोट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, E नोट से रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखोगे, E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। और सारी वैल्यू किस में पुट करनी है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल में पुट करनी है, ध्यान रखना। अब आपको कैथोड एनोड पे समझाओगे ना, जिस पे रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड होगा, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, एनोड होगा। तो आपने क्या किया, E नोट सेल इज इक्वल टू कैथोड क्या होगा, E नोट ऑफ कॉपर +2 स्लैश कॉपर माइनस E नोट ऑफ Zn+2 स्लैश Zn। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.34। अपने बता रखा है, मैंने आपको बता रखा है, E नोट ऑफ कॉपर +2 कॉपर 0.34 वोल्ट, और E नोट ऑफ Zn+2 स्लैश Zn माइनस का 0.76 वोल्ट।
अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, प्लस में कन्वर्ट हो जाता। किस में कन्वर्ट हो जाता, प्लस में कन्वर्ट हो जाता। तो ये तो फॉर्मूले का माइनस और वो वाला माइनस, ठीक है। क्या आ जाएगा, नोट चला जाएगा और ये कितना जाएगा 1.10 वोल्ट। क्या बात है, दैट मीन्स एनोड सेल इज पॉजिटिव, so del G is negative, so this reaction is spontaneous, this reaction is spontaneous। रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है भाई, ओके। अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो आपका काम हो जाएगा, मतलब जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो वहाँ से हट जाएगा। वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट the solution of copper sulfate cannot shake with zinc rod because in this process zinc is oxidized। ध्यान रखना। तो बताओ, क्या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को, क्या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर की रोड से हिला सकते हैं क्या, हिला सकते हैं क्या? मैंने क्या कहा, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर की रोड से हिला सकते हैं क्या? तो आप क्या चाहते हो, रिएक्शन क्या होगी, कॉपर सल्फेट प्लस Zn। नेक्स्ट देखो, दूसरा क्वेश्चन है, क्या जिंक सल्फेट की रोड को हम, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर की रोड से हिला सकते हैं या नहीं हिला सकते? तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका Zn प्लस कॉपर सल्फेट। देखो रे, Zn प्लस 2 से कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, Zn में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका, ठीक है। और कॉपर से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सल्फेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो यहाँ से क्या कह सकते हो आप कि हम, हाँ, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, सॉरी जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर की रोड से हिला सकते हैं। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर की रोड से आप हिला सकते हो, लेकिन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक सल्फेट की रोड से आप नहीं हिला सकते। समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन आपने सुने होंगे कि क्या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को, क्या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर के वेसल्स में रखा जा सकता है क्या, कॉपर के बर्तन में रख सकते हैं क्या? क्या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को तांबे के बर्तन में रखा जा सकता है क्या? वो हो गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब बर्तन का नुकसान होगा। यहाँ तो बर्तन का नुकसान होगा, तो हम कह सकते हैं नहीं भाई ना, हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपका तांबा है वो टूट रहे थे, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है तांबे का, तो ठीक है ना। तो आप ये कह दोगे कि हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को तांबे के बर्तन में नहीं रखेंगे। दूसरा आप ये कह सकते हो, क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को आप जिंक के बर्तन में रख सकते हो क्या? तो कॉपर का तो कोई नुकसान होना नहीं है, तो आप कह सकते हो हाँ हाँ रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल अपन रख सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है भाई। अब आप हेडिंग डालोगे, कंसेप्ट ऑफ या फिर डेफिनेशंस ऑफ pH एंड pKa। डेफिनेशंस ऑफ pH, pKa एंड pKb। तो आज आपको pH कैलकुलेट करना सिखाता हूँ मैं, ठीक है। हम आपको
पीएच कैलकुलेट करना सिखाते हैं। तो आप लिखोगे, क्या लिखने वाले हो, डेफिनेशंस ऑफ definition of pH, pKa and pKb। देखो पीएच के बारे में आपने सुना होगा। पीएच को क्या बोलते हैं, पुसेंस हाइड्रोजन। पुसेंस हाइड्रोजन बोलते हैं कि पीएच को क्या बोलते हैं, पुसेंस हाइड्रोजन। और इसको हाइड्रोजन पावर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन पावर भी इसको बोला जाता है, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन पावर भी होती है। इसको पुसेंस हाइड्रोजन भी बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उसके नाम पे इसको क्या कहा जाता है, पुसेंस हाइड्रोजन भी इसको कहा जाता है। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, 11th क्लास में आप इनको पढ़ के आए हो, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। आपको पता है नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस नोन एज पीएच। अगर आप H प्लस की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लोगे तो उसको क्या कहोगे, पीएच आप उसको कहते हो। तो आप लिख सकते हो दी नेगेटिव, या फिर डायरेक्ट लिखो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन is known as pH. That means pH is equal to माइनस का log concentration of H plus. Similarly negative log of concentration of Ka, ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज नोन एज pKa। दैट मीन्स pKa इज इक्वल टू माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ Ka। ठीक है, ओके। सिमिलरली negative log of concentration of negative log of concentration of Kb, base dissociation constant। Kb क्या है, base dissociation constant is known as pKb। लिखते हो पी के बी इक्वल टू माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ के बी। ठीक है, तो पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन पावर, हाइड्रोजन पावर इसको बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, के ए क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ऐसे ही के बी क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन, के बी। कर लोगे ऐसा, चलो तो ठीक है। अब डायरेक्ट अपन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ऐसे अपन डायरेक्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखना, पीएच आप जब भी कैलकुलेट करो, जब भी पीएच कैलकुलेट करो, कंसंट्रेशन को ऑलवेज नॉर्मेलिटी में आपको लेना है। उसका भी रीज़न बताऊंगा। अगर आप मोलरिटी में लोगे तो थोड़ा सा आपको लेंथी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, बात तो वहीं पे आकर रुकेगी। एक तो आप घूम के आओ और एक सीधा ही चले जाओ, बात जाना आपको वहीं है। ठीक, तो अब नोट डाल के चीज़ लिख लेना, इन द कैलकुलेशन ऑफ पीएच concentration taken must in normality। For the calculation of pH,
for the calculation of pH concentration must be taken in नॉर्मेलिटी। ठीक है, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ऐसा क्यों करते हैं, ये भी देख सुन लो फिर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये मैंने बता रखा है भाई, आपको नहीं बताया तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बता रखा है इसको। कंसंट्रेशन इज इक्वल नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, इसको प्रूफ कर रखा है मैंने। ठीक है, तो आप अगर नहीं पता तो डायरेक्ट याद रख लो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है पता है? जो एसिड होता है, जैसे एसिड जितने H+ देता है, एसिड जितने H+ देता है वो उसका क्या होगा? वो उसका हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। कोई बेस है वो जितने OH- आयन देता है वो उसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली कोई एक आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन है, उस रेडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर उसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप पहचान जाना। ठीक, ओके। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्या 2-3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन देख लेता हूँ भाई मैं। क्वेश्चन है आपका, हाँ एक चीज़ और देख लो भाई, पहले क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और देख लो। चीज़ क्या है? चीज़ ये है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू द 10⁻14। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻7 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻7। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। फिलहाल आप याद रखोगे pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻14। और ध्यान रखना एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपकी pH स्केल होती है, ठीक है, जो आपकी pH स्केल होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है भाई। 0 से तक कहाँ तक होती है? 0 से 14 तक होती है। ये तो कौन सा आपका न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। ये वाला मोस्ट एसिडिक और ये वाला मोस्ट बेसिक है। ठीक है, अगर आप इससे इधर आते हो, pH कम की तरफ आते हो, तो क्या कहोगे? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। और अगर आप इधर जाते हो तो क्या कहोगे? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, टेम्परेचर वेरी करने पे जो आपकी pH स्केल है वो भी वेरी करती है। टेम्परेचर वेरी करने पे pH स्केल क्या करती है? वेरी करती है। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 से 12 तक होती है और कई बार इसकी वैल्यू 0 से 16 तक होती है। ध्यान रखना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है अलग अलग पे। अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना, आप सीधा सीधा यार हो 0 से 14 जो होती है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो pH स्केल आपकी होती है। ठीक है, pH 0 का मतलब वहाँ पे जो भी होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा, और pH 14 का मतलब है कि वहाँ पे जो भी होगा वो मोस्ट बेसिक होगा। और pH 7 ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होता है, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ये होता है बिल्कुल सेंटर में ये आता है। ठीक है भाई, अगर आप इससे इधर आते हो, कम pH की ओर आते हो, तो इसका मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, और अगर आप उस तरफ जाते हो तो उसका मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। यह था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं अपन न्यूमेरिकल्स के ऊपर। मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी में क्यों अपन लिखते हैं। मोलैरिटी में ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम आपको भी कोई नहीं होगी अगर आप मोलैरिटी में यूज़ करते हो तो।
बस थोड़ा सा आपको घूम के आना पड़ेगा, थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं है। तो आप भूल नहीं जाओ, इसके लिए मैंने बताया। क्वेश्चन है आपके लिए, pH ऑफ 1NHCl। क्वेश्चन है pH ऑफ 1NHCl। ये तो आपके लिए हो गया होमवर्क। ये क्या हो गया? होमवर्क। दूसरा मैं बता रहा हूँ, इजी है बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है आपका pH ऑफ 0.01 MnOH। अब ध्यान रखना भाई, कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.01 MnOH। अब बेस की पीएच पूछी है उसने, किसकी पूछी है? NaOH क्या होता है? बेस होता है। बेस की पीएच पूछी है, तो पहले क्या करते हो, हम तो बेस के साथ POH निकालते हैं, फिर उसको pH निकाल के उसको 14 में से माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगी? pH आ जाएगी। क्यों? क्योंकि pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है? 14 होता है। तो pH निकालोगे तो 14 माइनस क्या कर दोगे? POH आप कर दोगे। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन है ये आपका। सबसे पहले देखो रे, अगर आप मोलरिटी में यूज़ करते हो ना, मोलरिटी में, तो आप क्या करते हो? देखो क्या करते हो आप, NaOH जो है वो डिसोशिएट होगा किस में? Na प्लस में और OH माइनस में। तो इसके एक्सिस का एक बन रहा है, तो इसकी अगर कंसंट्रेशन 0.01 है तो इसके भी कितनी होगी? 0.01 होगी। कई बार क्या होता है, इसके एक से इसके 2A बन जाते हैं। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन m है तो इसकी कितनी लेनी पड़ेगी आपको? 2m लेनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बताया कि आपको ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो आपको ऐसा तरीका नहीं अपनाना पड़े, ऐसा तरीका आपको नहीं अपनाना पड़े, इसके लिए सीधा देखो आप, तो जो बेस है उसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? OH कितना OH में देता है, NaOH कितना OH में देता है? 1 OH में देता है। तो इसकी तो होगी क्या? मोलरिटी इनटू A क्या होगा इसका? वैलेंसी फैक्टर। A क्या होगा इसका? वैलेंसी फैक्टर। जो नॉर्मलिटी है वही क्या आ गई? मोलरिटी आ गई। ठीक है, नॉर्मलिटी कितनी आ गई इसकी? 0.01। ठीक है, चलो POH कैलकुलेट करते हो आप, क्या करते हो? POH क्या आएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितनी है? ये वाली, यही है आपके Na प्लस की और OH माइनस की। तो वैल्यू पुट करो, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ, इसको आप लिख सकते हो, देखो कब तरीके से करते हैं, 0.01। अब देखो पॉइंट उठाया आपने, नीचे क्या लगा दिया? 20 लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ, इसको मैं 10⁻² लिख सकता हूँ क्या? 100 है, नीचे क्या लिखोगे? 10⁻²। ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा? 10⁻² ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब आपको पता है कि log x प्लस टू द पावर n, x के पावर n क्या होता है? n log x पावर आगे आ जाती है विद साइन, तो ये -2 और ये माइनस पावर आगे आ जाएगी। क्या आएगा? POH इज इक्वल टू 2 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू होती है 1। तो POH कितना जाएगा? 2। अब वहाँ पे जल्दबाजी में खुशी के मारे ऑप्शन में 2 टिक करके मत आ जाना। कई बार ऑप्शन में 2 भी मिलता है आपको, तो आप भूल जाते हो कि हमें PH निकालनी होती है। आप खुशी के मारे क्या निकाल के आ जाते हो? POH निकाल के आ जाते हो। बाहर आके सोचते हो क्या बात है, कितना अच्छा, कितना ईजी क्वेश्चन था। आपको पता ही नहीं वो PH पूछ रहे हैं, आप PH निकाल के आ गए। ठीक है, POH निकाल के आ गए आप। हमें क्या कैलकुलेट करनी है इसकी? हमें क्या कैलकुलेट करनी है? PH कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं PH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू होता है 14। क्या होता है? 14। ठीक है, चलो भाई PH की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आएगा? 14 माइनस का POH। PH इज इक्वल टू 14 माइनस का 2। तो PH कितनी आ गई? 12। देखो रे, 12 का मतलब अभी मैंने स्केल बनाई थी ना एक, अगर 7 से ज़्यादा होता तो बेसिक इंक्रीज होती है, तो इसकी PH कितनी आ रही है? 12 है। तो आपको पता है NaOH तो वैसे ही क्या होता है? NaOH तो वैसे ही क्या होता है? बेसिक होता है। तो इसकी क्या आ गई? इसकी PH आ गई, कितनी आ गई? 12 आ गई। समझ गए? ठीक है, अब ये तो कर लोगे ना खुद,
ये आपके लिए खुद कर लेना। आप तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है pH ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, pH ऑफ 1 × 10⁸ NaHCl। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6.9, ऑप्शन डी 1.6। चलो भाई, एक क्वेश्चन है आपके पास, pH ऑफ 1 × 10⁻⁸ NaHCl। ठीक है, करोगे कैलकुलेट? चलो दो, किसका आंसर ए आया है? बोलो रे, इसका जो आंसर है वो ए किसका आया है? हैंड्स अप। वेरी गुड। तो जिसका भी आंसर ए आया है उनका आंसर बिल्कुल गलत है, उनका आंसर बिल्कुल से क्या है? गलत है। ठीक है, प्रूफ करते हैं अपन। pH 8 है भाई। थोड़ा सा सोचो आप, ये भी क्वेश्चन है ना, बहुत एग्जाम में पूछा गया, बहुत एग्जाम में पूछा गया भाई, ध्यान रखना। एंट्रेंस एग्जाम का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। आपकी जो राजस्थान प्री टेस्ट लगता है ना, उसके अंदर भी ये आता है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना, बार बार रिपीट होता है। अब कुछ लोगों को एक, वैसे तो क्लास 11th का क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी अब नहीं पढ़ते तो क्या करें उसका। ठीक है, अगर नहीं निकालना आएगा तो याद कर लेना डायरेक्ट। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.9। कितना आएगा? 6.9। थोड़ा सा एक तो कॉमन सेंस यूज़ करना आप। यहाँ पे क्या दिया है? एसिड दिया है। और क्या एसिड की pH ग्रेटर देन 7 हो सकती है क्या? एसिड की pH ग्रेटर देन 7 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। एसिड है, उसका मतलब उसकी pH लेस देन क्या है? 7 है। तो ये एसिड दिया है। और दूसरी बात, यहाँ पे देखो कंसनट्रेशन ऑफ H+ कितनी है? कंसनट्रेशन ऑफ H+ है आपके 10⁻⁸ बहुत 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 कम है। जो पानी होता है ना, पानी, वाटर, उसमें H+ की कंसनट्रेशन होती है 10⁻⁷ और OH- की कंसनट्रेशन भी कितनी होती है? 10⁻⁷। तो पानी की pH कितनी होती है? H+ की pH, सॉरी H+ की कंसनट्रेशन कितनी होती है पानी में? 10⁻⁷। तो उसकी pH कितनी आती है? 7 आती है। आपको पता है ना, पानी न्यूट्रल होता है। ठीक है, वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो उसकी pH कितनी आती है? 7 आती है। तो अगर आप वहाँ से निकालते हो तो देखो कि इसमें H+ की कंसनट्रेशन तो पानी से भी कम है। ये जो एसिड है इसमें तो इतना ज़्यादा डाइल्यूट है, सॉरी, ये जो एसिड है इतना है, ऐसा है कि इसमें तो H+ की कंसनट्रेशन क्या है? पानी से भी कम है। तो सोचो, पानी के बराबर तो कम से कम अपने को लेके आएंगे इसमें। तो हम क्या करते हैं, इसमें पानी की जो H+ की कंसनट्रेशन थी उसको ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पानी की जो H+ की कंसनट्रेशन थी उसको ऐड कर देते हैं। ध्यान रखना, वो तरीका एक तो आप लिखोगे कि 10⁻⁸ लोग वाला लेके pH करके 8 में से 8 आंसर निकलोगे, उसको तो कर लेना कट। ठीक, और लिख लेना हियर concentration of H+ is very less। ठीक है, आप तो लिख सकते हो लेस देन वाटर। वाटर कितनी होती है? 10⁻⁷ होती है। ठीक है, सो वी एड द concentration of H+ ion of water into 10⁻⁻n at HCl। ठीक है, तो अब की बार जो टोटल कंसनट्रेशन आ जाएगी वो कितनी आएगी? 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। अब यहाँ पे कुछ मार्क्स से यहाँ भी गलती करेंगे, सर आ गया 10⁻15। अरे 10⁻15 नहीं लेना रे भाई। क्या नहीं लेना? 10⁻15 आपको नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? अरे ऐड कर रहे हो, अगर मल्टीप्लाई करते तो पावर ऐड होती, या तो आप एडिशन कर रहे हो।
ठीक है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन होता तो पावर ऐड होती है, तो एडिशन है, तो यहाँ पे पावर ऐड नहीं होगी। क्या लेना है आपको? कॉमन लेना है, कॉमन लेके फिर करना है, ठीक है। तो अब देखो कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पावर का सेम होना ज़रूरी है। क्या करना है? दोनों पावर्स का सेम होना ज़रूरी है, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बताओ क्या कॉमन लेते हैं हम, क्या कॉमन लेते हैं? यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, देखो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रीअरेंज करके, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻⁸ प्लस 10 इंटू 10⁻⁸। बोलो लिख सकते हैं क्या? आप कहो तो ही लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये कहाँ से आई अपने पास? वाटर से। कहाँ से आ गई अपने पास? वाटर से आई है, ठीक है। और देखो इसकी पावर कितनी है? 1 है। अब मल्टीप्लिकेशन है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, वही वापस मल्टीप्लाई कितना आएगा? 10⁻7 ही आएगा। तो मैंने इसलिए लिखा है कि दोनों तरफ पावर 10⁻8 हो जाए, और अपने ऐसे कॉमन क्या ले लें? 10⁻8 कॉमन ले लें। तो आपने कॉमन ले भी लिया 10⁻8। क्या बचा? यहाँ तो बचा 1, उधर क्या बचा? 10 बचा। क्या आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 11 इंटू 10⁻8। ये नॉर्मेलिटी में है, ध्यान रखना। अरे HCl के लिए कहाँ है? वही तो नॉर्मेलिटी होगी, और वही क्या होगी? इसकी मोलरिटी होगी, सेम ही होगी, ध्यान रखना। तो pH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बोलो कितनी है? 11 इंटू 10⁻⁸। नेगेटिव को बाहर रहने दो। log m इंटू एन क्या होता है? log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n। तो pH इज इक्वल टू कैलकुलेट करोगे, माइनस को बाहर रहने देते हो, ठीक है। log m प्लस log n, ये तो लिखते हो। log x टू द पावर n, पावर आगे आ जाएगी, log 11 माइनस का 8 log 10, ठीक। अब बताओ इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या आएगा? pH इज इक्वल टू माइनस का log 11 प्लस का 8 log 10, क्योंकि log 10 इज इक्वल टू होता है 1 एंड log 11 इज इक्वल टू कितना होता है? 1.041। कितना होता है? 1.041 होता है, ठीक। कैलकुलेट करो। pH इज इक्वल टू माइनस का 1.041 प्लस का 8, कितना जाएगा? 6.9। ध्यान रखना भाई, ये शायद 14 आएगा, 14 आएगा, तो कितना जाएगा? 6.9 आ जाएगा भाई, ठीक है। 041 ही आएगा, कितना आएगा? 041 ही आएगा, ठीक है भाई। ये log 11 की वैल्यू है, और आंसर कितना जाएगा? 6.9। माइनस करोगे 8 में से तो कितना आएगा? 6.9। तो आई थिंक आपको ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रट्टा मार लेना इसका। तो अगर याद कंसेप्ट नहीं पता तो इसका तो आंसर रट्टा मार लेना आप। कितना आएगा? 6.9। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार जरूरी नहीं वो HCl ही दे, कई बार दूसरा भी दे देता कोई, बस ध्यान रखना उसके जो कंसंट्रेशन है H प्लस या OH माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो वाटर के H प्लस या OH माइनस को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, उसको पार एक्स्ट्रा उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है वाटर के H प्लस या OH माइनस से कंसंट्रेशन किसी की ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, सॉरी उनसे भी क्या आ रही है? कम आ रही है, तो आप क्या करोगे? उनमें वाटर की कंसंट्रेशन ऐड कर दोगे, वाटर के H प्लस की या फिर OH माइनस की कंसंट्रेशन आप उनमें ऐड कर दोगे। अगर बेस की बात करते हो तो OH माइनस की कंसंट्रेशन ऐड करोगे, और अगर आप एसिड की बात करते हो तो क्या करोगे? वहाँ पे बिल्कुल H प्लस की कंसंट्रेशन ऐड करोगे, ठीक है। तो क्या होता है पता है? अगर आप बेस के लिए बात करते हो ना, तो इसी कंसेप्ट से तो वहाँ पे आंसर आएगा 7.1, बेस का 7.1, एसिड्स के लिए कितना आएगा? 6.9, ठीक है। ओके भाई, ठीक है, जब आप कह ही रहे हो ठीक है, फिर एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं अपन क्या करते हैं,
एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। मज़ा आ रहा है? अरे बोल दो भाई। एक तो आप लोग क्या है बोलते नहीं है भाई। ठीक है चलो, तो फिर आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला, कैलकुलेट द pH of 0.01 m acetic acid if its dissociation is 90%. If its dissociation is 90%, ये क्या भाई? ठीक है भाई, आपके पास एक एसिड है, एसिटिक एसिड है जिसका डिसोसिएशन कितना है 90%। अब आपको यहाँ पे और अलग कंसेप्ट है। जो वीक एसिड आते हैं ना, वीक एसिड्स, उनके लिए अब आप इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हो, ठीक है, और 100% डिसोसिएट नहीं होते। जितने भी वीक एसिड हैं 100% डिसोसिएट नहीं होते, और स्ट्रॉन्ग एसिड हैं 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। तो हम डायरेक्ट वहाँ क्या कर देते हैं, उनकी कंसनट्रेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन, ठीक है। इसको देखो, कौन सा एसिड कह रहा है? एसिटिक एसिड कह रहा है, CH3COOH का एसिड ये डिसोसिएट करता है H प्लस CH3COO माइनस, ठीक। इसकी इनिशियल कंसनट्रेशन 1, इनकी 0 0 एट इक्विलिब्रियम। इसमें से कितना, इसकी कंसनट्रेशन अपने मान ली C, ठीक है। कितना चला गया उसमें से? C अल्फ़ा चला गया। अपने का पढ़ा था ना पीछे, कितना चला गया? C अल्फ़ा चला गया। इसके 1 से इसका 1 फॉर्म होता है, तो इसके जब इसमें से C अल्फ़ा जाएगा तो इसका कितना बनेगा? C अल्फ़ा। इसका कितना बनेगा? C अल्फ़ा, ठीक। आपको एसिड के लिए क्या चाहिए? कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए। यहाँ से आप निकालोगे कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस। अब आपको अल्फ़ा गिवन है, गिवन क्या है? गिवन है आपको अल्फ़ा, कितना है? 90%। तो आपको एक परसेंट भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप करोगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 90/100, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.9, क्या हो जाएगा? 0.9, ठीक है। चलो, अल्फ़ा गिवन है ये आपको, और आपको कंसंट्रेशन गिवन है ही। C क्या है? कंसंट्रेशन। ये भी आपको गिवन कितनी? 0.01 मोलर। अब नॉर्मलिटी में है, तो इसके लिए जो एक H प्लस लूज़ करता है, तो नॉर्मलिटी में कितनी हो जाएगी? इसकी जो मोलरिटी है वही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है? नॉर्मलिटी क्या होती है? मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। इसका वैलेंस फैक्टर 1 है, तो जो नॉर्मलिटी है वही क्या होगी? मोलरिटी। तो हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना अपने को? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा? C अल्फ़ा आएगा। ये देखो भाई, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यही तो है C अल्फ़ा, यही तो है, हमें तो यही चाहिए। हमने लिख दिया C अल्फ़ा। C की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू पता है आपको ही। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, C की वैल्यू कितनी है? 0.01 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 0.9। कितना आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, बोलो रे, 0.09 आ जाएगा क्या? ठीक है, यह जाएगा 0.09, ठीक है। ओके भाई, कितना आ जाएगा? 0.09 आ जाएगा। अरे सॉरी, 40% है भाई, 40%, 90% नहीं, कितना है? 40%। 90% तो बहुत ज़्यादा हो गया। कितना है भाई? सॉरी 40%। क्वेश्चन सही नहीं दिखा था, उसके लिए क्षमा करें, हम क्षमा प्रार्थी हैं भाई। वो 4 ऐसे लिखा हुआ था तो मेरे को सही से नहीं दिखा। क्या करोगे? 0.4 कितना आ जाएगा? कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? बोलो भाई, कितनी आ जाएगी? वही आ जाएगी सर, 0.004। क्या लिख सकते हो इसको? 4 इंटू 10⁻³ अपन लिख सकते हैं। pH इज इक्वल टू क्या करोगे? माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस करेंगे। शक्ल नहीं दिख रही?
देख लो रे, देख लो। पी एच इज इक्वल टू, सर आपकी शक्ल ही बहुत अच्छी, हम देखेंगे नहीं देखेंगे हम तो मत देखो भाई, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा सर। आँखों पे आपको शक्ल नहीं देखनी मत देखो, ठीक है। ओके, log m इंटू एन क्या लिखते हो, log m प्लस का log n, ठीक है। ये चीज़ मैं इसको बाहर रखो, log m प्लस log n, रैप तो कर लोगे, पावर आगे आ जाएगी। ये चीज़ इक्वल टू माइनस का log 4 प्लस का 3 log 10, आप लिख सकते हो पी एच इज इक्वल टू 3 माइनस का 0.6020। क्यों? क्योंकि log 4 क्या होता है, 2 log 2, तो 0.6020, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 0.6020। तो जब इसको आप माइनस करोगे तो ये आएगा 2.39, कितना आ जाएगा 2.39। ध्यान रखना भाई, वीक एसिड्स की पीएच ऐसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। वीक एसिड की पीएच इस टाइप से कैलकुलेट की जाती है। अब इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन और लेके आते हैं अपन, ठीक है। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन और लेके आते हैं, लिख लोगे, वेरी गुड। चलो तो आगे चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, अब अगला पिछला जो भी है वो आप जानो भाई। क्वेश्चन नंबर अगला वो है आपका कैलकुलेट द पीएच ऑफ, दो क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 mH2SO4, ये आ गया क्वेश्चन आपका। अब आप कहोगे सर pH इज इक्वल टू तो क्या होगा, माइनस का log कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस। अब आप कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस निकालोगे तो ये लिख दोगे, डायरेक्ट लिख दोगे, लेकिन मैंने क्या कहा था, ये मोलरिटी में है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आपकी कंसनट्रेशन क्या आएगी, कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आएगी 2 × 0.01 n में आ जाएगी अब ये, ठीक है। तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी आ गई 0.02, या फिर आप कह सकते हो इसको 2 × 10⁻²n नॉर्मेलिटी में आ गई। दूसरा आप ये कह सकते हो कि जो H2SO4 है वो इस टाइप से डिसोशिएट होता है 2H प्लस SO4 2-, ठीक। अगर इसकी m है तो इसकी कितनी होगी 2m, इसकी कितनी होगी m, इसके एक से इसके दो बनते हैं, इसके एक से इसके दो बनते हैं, इसलिए इसकी m है तो इसकी कितनी होगी 2m होगी। अगर इसकी 0.01 है तो इसकी कितनी होगी 0.02 होगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक तो आप इस तरीके से जाओ घूम फिर के, और कई बार भूल भी जाओगे आप ऐसा कि ऐसा भी करना होता है, क्योंकि यहाँ पे 2H प्लस आ रहे हैं, अपने तो एक ही चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा करने पे आप भूल भी जाओगे, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखो भाई, बात वही है, घूम फिर के देखो भाई आ रहे हैं। इसका जो वैलेंसी फैक्टर है H2SO4 का वो कितना है 2, क्योंकि ये कितने H प्लस देता है 2H प्लस देता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्ट नॉर्मेलिटी में कंसनट्रेशन है इसकी, ये आप पीएच कैलकुलेट कर लो इसकी, माइनस का log कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस लिखोगे 2 × 10⁻², pH इज इक्वल टू माइनस log 2 प्लस का log 10⁻²। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चिंता मत करना आप लोग, ठीक है। कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा भाई, इसका आंसर आएगा 1.69। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, रफ करो इसको। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला, लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर अगला, और वो क्वेश्चन का है आपका, क्वेश्चन है द आयोनाइजेशन ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ decinormal solution of decinormal solution of, गला खराब हो गया भाई ठीक है, decinormal solution of एसिटिक एसिड, इस उम्र में ही पढ़ाते पढ़ाते गला खराब हो चुका है, इज the ionization of decinormal solution of acetic acid is 1.3%. 1.3%. Then calculate pKa. एक चीज़ ध्यान रखना भाई, वहाँ लिख लेना, जहाँ मैंने एसिड बेसिड लिखा था ना वहाँ पे कि pKa decreases, acidic strength increases. ध्यान रखना भाई, pKa की वैल्यू जितनी कम होगी, pKa की वैल्यू जितनी कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले तो लिखो गिवन क्या होता है आपको, आयोनाइजेशन दिया है, डिसोसिएशन आयोनाइजेशन बात एक ही है। अल्फा की वैल्यू गिवन कितनी है, 1.3%। कैलकुलेट करो, अल्फा इज इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाई 100, एक पॉइंट और है, हटाओ, क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 10⁻³ ठीक है। चलो पेन डेट तो लगाया था, पॉइंट उठाया इसलिए एक जरूर लगा दिया। आगे देखो, ये आपका एसिटिक एसिड है, अभी बताया था H प्लस CH3CO, इसमें ये क्या करता है, डिसोशिएट करता है। इसकी कंसंट्रेशन मैंने मान ली 1, इनकी कितनी हो गई 0 0। एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन C थी, इसमें से कितना चला गया, C अल्फा चला गया, तो इसका कितना बनेगा, C अल्फा बनेगा। ठीक है, इसका भी कितना बनेगा, C अल्फा बनेगा। आप क्या करते हो, K लिखते हो, K क्या लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ, अरे पूरा ही देख लोगे क्या, पूरा ही देखोगे, थोड़ा पेन तो खुद भी चलाओ। ठीक है, के ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है, C अल्फा C इंटू 1 - अल्फा, मैंने ऐसे डायरेक्ट C कॉमन ले लिया भाई। ठीक है, अरे सर क्या आप भी ना ऐसे करते हो, कैसे, ऐसे आप भी ना ऐसे करते हो, हमें परेशान से करते हो आप। क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर C ओवर 1 - अल्फा, क्योंकि dissociation is very less, so 1 - अल्फा is approximate equal to 1। तो आप 1 - अल्फा क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 कर सकते हो। सो के ए क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा अल्फा स्क्वायर C, इस पूरे की जगह क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर C। अल्फा की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू भी आपको गिवन है, C गिवन है कितना, डेसिनॉर्मल, इसका मतलब होता है n/10, इसका मतलब होता है 1/10, मतलब 0.1 n। ठीक है, तो कंसंट्रेशन गिवन है, पुट कर दो, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या है 13 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर इंटू
इंटू अल्फा स्क्वायर सी की वैल्यू है 0.1, या फिर इसको 10⁻⁻1 लिख सकते हो आप, 10⁻⁻1 आप इसको लिख सकते हो। के क्या जाएगा 13 इंटू 13 169, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6। जब बेस सेम होता है ना, जब दो बार लिखोगे इसको, बेस में तो पावर ऐड हो जाती है, 10⁻6 इंटू 10⁻⁻1 क्या आ गया, के ए इज इक्वल टू 169 इंटू 10⁻⁻7। ये तो आपको क्या है, के ए आया है, क्या आया है, के ए आया है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आया है। ये तो क्या है आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, पी के ए कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, पी के ए कैलकुलेट करना है। तो पी के क्या आता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के ही तो होता है, ठीक। चलो इधर पुट कर ले, रख लेते हैं इसको, उधर नहीं उधर। यहाँ से आगे चले अपना, इधर चले, ठीक। पी के इज इक्वल टू माइनस का लॉग, के की वैल्यू क्या आ रही है 169 इंटू 10⁻⁷, ठीक। लिख दोगे खोल के, माइनस का लॉग, माइनस को बाहर रखो, लॉग 169 प्लस लॉग 10⁻⁷। क्या लिखोगे, पी के इज इक्वल टू माइनस का लॉग इंटू 13 लिख सकता हूँ क्या इसको, और प्लस का 7 लॉग 10। पी के इज इक्वल टू, माइनस को बाहर रखो एक बार फिर से, लॉग 13 प्लस लॉग 13 करोगे ना, तो माइनस का लॉग 13 प्लस का 7। तो आप लिख सकते हो भाई पी के इज इक्वल टू, लॉग 13 की वैल्यू होती है 1.11 माइनस 1.11 प्लस का 7। पी के इज इक्वल टू आ गया 7 माइनस 2.22। कितना आ गया, कितना गया रे, 5.88 आ गया क्या, कितना गया 4.78, सॉरी कितना गया 4.78 ये आपका आ गया है। देखें एक बार, हाँ 4.78 आएगा, बिल्कुल सही है भाई, ठीक। लिख लेना, क्योंकि लॉग 13 इक्वल टू 1.113 होता है, अपने अप्रोक्सीमेट 111 लिया है। तो ये इसके आ गया पी के ए आ गया है। अपन ने क्या कहा है, दिख नहीं रहा तुम्हें, अरे यार क्या बात है, आंसर तो दिख रहा है ना, चलो गुड, वेरी गुड। तो ये अपन ने पी एच, पी के ए और के ए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जितने बन सकते हैं अप्रोक्सीमेट मैंने लगभग आपको सारे करवा दिए हैं, तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। और भी कोई न्यूमेरिकल हों तो आप उनको कर सकते हो। अब इसके बाद में अपन क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट बफर सॉल्यूशन। उनकी पीएच निकालना सीखेंगे बहुत ईजी तरीके से, सब उनको ख़त्म कर देंगे बफर सॉल्यूशन को। फिर उसके साथ इस चैप्टर को अपन क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप इसको, इन क्वेश्चंस को एक बार करो, उतारो इनको, मैं फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है।